टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले पार्ट में हमने राइबोसोम्स को हमने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले थे इंक्लूजन बॉडी को। एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी कर रहे थे अपन। राइबोसोम का हमने सारा पॉइंट्स कंप्लीट किया है। नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि इसमें नीट का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट का क्वेश्चन आया 2021 में, 2022 में, दोनों में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको एक बार जाके देख लो पार्ट 1 को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका इंक्लूजन बॉडीज़ के साथ, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंक्लूजन बॉडीज़ का जो पॉइंट्स में है वो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका? रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। यानी कि इंक्लूजन बॉडीज़ होता क्या है? ये रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक सेल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में स्टोर हो जाता है। सपोज करो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है ना, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है, हमें एनर्जी मिलती है। वैसे ही जो प्रोकार्योटिक सेल्स में जो फूड मटेरियल है वो इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब उन्हें एनर्जी चाहिए होती है फिर से उन्हें फूड के रूप में उन्हें दे देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता बाहर में, ये नेकेड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट नहीं, एग्जाम्पल है यार सीधा, कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सारे इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो नीट में क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन थे लेकिन एक ऑप्शन नहीं था, जो नहीं था वही सही था, क्योंकि बोला था इंक्लूजन बॉडी कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही सही है, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आपके इंक्लूजन बॉडीज़ कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। नोट क्या है? गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, है ना, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो गैस वैक्यूल्स भी इंक्लूजन बॉडी है जो कि ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं यूकारियोटिक सेल को, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल हमने खत्म कर दिया, तो यूकारियोटिक सेल देखते हैं। पहला पॉइंट, इन प्लांट्स सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर फाउंड विच आर एब्सेंट इन एनिमल्स। देखो यूकारियोटिक मेनली किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया को छोड़ दो बाकी सब में यूकारियोटिक होता है, ठीक है। मेनली हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे, फंगी की बात नहीं करेंगे। इन प्लांट्स है ना, सेल वॉल जो होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, फाउंड विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स या एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो कि प्लांट में नहीं पाया जाता, जैसे कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में प्लास्टिड, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सब पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब सेल मेम्ब्रेन देखते हैं यूकारियोटिक का कैसा होता है। तो पहला पॉइंट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल वॉल या मेम्ब्रेन, वॉल नहीं बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेनली वो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये भी क्वेश्चन नीट का है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लिपिड्स आर अरेंज इन बाई लेयर। जो लिपिड होता है वो बाई लेयर की तरह अरेंज होता है। दो लेयर्स होते हैं लिपिड के, ऊपर और नीचे। आउटसाइड हैज़ पोलर हेड, यानी कि ऊपर के साइड जो होता है पोलर हेड होता है और इनर के साइड हाइड्रोफोबिक, इसका क्या होता है? टेल होता है। यहाँ पे देखो ये पोलर हेड होता है और इसका टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि ऑयल सॉल्यूबल होगा, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है? लिपिड अरेंज बाई लेयर की तरह ऊपर, है ना, ऐसा इस तरीके से बाई लेयर की तरह ये क्या होता है? अरेंज होता है, ठीक है। ऊपर जो होता है पोलर हेड होता है, नीचे जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, क्लियर है ना। एंड इनर साइड हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर क्या करता है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है, टेल नहीं है, टेल ऑन इनर साइड इज प्रोटेक्टेड अवॉइडेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, यानी कि जो इनर साइड वाला है वो ऑयल सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए वाटर एक्वस इन्वायरमेंट से बचा होता है, प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि इनर साइड में पाया जाता है। अपर साइड में जो होता है हाइड्रोफिलिक जो होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, जो वाटर से उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लिपिड कंपोनेंट इज मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स। जो लिपिड होता है मेनली कौन सा यहाँ पे होता है? फॉस्फोग्लिसराइड होता है। नीट में अगर पूछ दिया तो प्लीज़ इसको आंसर ज़रूर करके आना। चौथा पॉइंट, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है ना। आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है 52% प्रोटीन से और 40% लिपिड से, बाकी बच गया वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पांचवा पॉइंट, पेरीफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस एंड इंटेग्रल प्रोटीन्स
बरीड टोटली और पार्शली इन द मेम्ब्रेन। देखो ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि पार्शियली है ना, पेरिफेरल जो होता है पार्शियली होता है, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है सरफेस पे होता है, ऊपर सरफेस में लटका होता है, लेकिन जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं यानी जो दो बाइलेयर के अंदर में होता है वो क्या होता है, टोटली बरीड होता है अंदर या पार्शियली इन मेम्ब्रेन। देखो ये सरफेस पे प्रोटीन है, ठीक है, सरफेस पे प्रोटीन है, वो सरफेस से लग के होता है, बाहर होता है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स को बोलते हैं। और एक इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल का मतलब अंदर धंसा हुआ, तो ये दो लिपिड की बाइलेयर है, अंदर में है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये इंटेग्रल प्रोटीन या तो ये पेरिफेरल यानी कि थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर रहेगा, पार्शियली बरीड रहेगा, या तो कम्प्लीटली बरीड रहेगा, कम्प्लीटली अंदर रहेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। दो टाइप का प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्या, एक इंटेग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर है। छठा पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट में आया है। छठा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड नाइकोल्सन 1972। देखो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बाइलेयर वाला, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ, ये सब किसने बताया, सिंगर और नाइकोल्सन ने बताया, ठीक है। उनका एक मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया था, इन विच प्रोटीन्स फ्लोट और मूव, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये लिक्विड की तरह होता है लिपिड, और इसमें जो ये प्रोटीन है इंटेग्रल प्रोटीन, वो तैरता रहता है, क्या होता है, तैरता रहता है। तो इसी को उन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने लिक्विड नेचर या फ्लूइड नेचर लिपिड का बताया था, ठीक है, जिसे वो बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और किसके द्वारा बताया गया है, सिंगर एंड नाइकोल्सन इन 1972। ये नीट का क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, या बोलूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इसी टॉपिक से आते हैं। आप PY सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का, तो आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा बार दिखाई देगी, ठीक है। अब सातवां पॉइंट है ना, सेल मेम्ब्रेन का देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ आयंस को जाने देगा, कुछ आयंस को नहीं जाने देगा। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी की खपत के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पासिव ट्रांसपोर्ट। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन आठवां पॉइंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन व्हेन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि देखो जब कोई भी मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मेनली जब वाटर मॉलिक्यूल से जाते हैं तब, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नौवां पॉइंट फिर से वेरी इंपॉर्टेंट नीट में आया है कि फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसपोर्ट, है ना, आर क्रॉस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। देखो हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाएगा तो एनर्जी तो लगेगी, ठीक है। तो कुछ आयंस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, ऐसी ट्रांसपोर्ट को तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है, सोडियम पोटेशियम आयन, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, देखो सोचोगे कि भाई ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम आयन या पंप, उसका एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम आयन से बना हुआ, ये हेल्प करता है। लेकिन इससे नीट में क्वेश्चन आएगा, तो बोला था, लिखा था, ये पूरा लिखा था ऐसा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, और लास्ट में बोला था कि सोडियम आयन हेल्प करता है, और एक आयन है वो कौन सा है, तो बोला था एक दिया था सोडियम, एक कैल्शियम, ठीक है, एक फॉस्फोरस या मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम दे दिया था, और लास्ट दिया था पोटेशियम आयन, ठीक है। तो आपको पहचानना था, आपको पता होना चाहिए था कि सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है, तो आपको पोटेशियम को टिक करना था और आंसर आ जाता, आपका 4 नंबर आपको मिल जाता। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई, किसी ने कैल्शियम डाल दिया, किसी ने मैग्नीशियम डाल दिया, क्योंकि सभी तो आयन है, फर्स्ट ए ग्रुप का केमिस्ट्री वाला दिमाग लगा दिया। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री वाला दिमाग नहीं चलेगा, आपको रटना ही पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो रट्टा मार लो कि सोडियम पोटेशियम आयन या पंप एक होता है सोडियम पोटेशियम का बना हुआ, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो डेनियल डेवसन ना, गार्नर एल्हर्ड ना ही, वॉटसन एंड क्रिक बिल्कुल ने DNA मॉडल दिया है, सिंगर एंड नाइकोल्सन अभी बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो किधर है रे, हाँ देखो सिंगर एंड नाइकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 में। क्लियर है, ये नीट का क्वेश्चन है, अभी नीट में आया है, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर प्रपोज बाय ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कौन चिंगाड़ के बोला है? रुडोल्फ विर्काउ ने। बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेल वॉल को करते हैं, ठीक है। देखो जी, हमने सेल मेम्ब्रेन को तो क्लियर अच्छे से बता दिया। अब सेल वॉल को भी थोड़ा भेदभाव नहीं करते हुए इसको अच्छे से बता देते हैं ताकि रो मत दे बेचारा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इससे बहुत सारी चीज़ें नीट में आती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड बैरियर टू अनडिजायर मॉलिक्यूल्स। यानी कि देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, ठीक है। पहला चीज़ क्या करेगा, ये आउटर कवरिंग बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल टू सेल इंटरेक्शन करेगा, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करेगा। तीसरा चीज़, बैरियर अनडिजायर मॉलिक्यूल्स को रोकेगा अंदर आने से, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैग्नस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि एल्गी किस चीज़ से, एल्गी का सेल वॉल जो है किस चीज़ से मिलके बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी, ठीक है। तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज दिया हुआ था, एक अलग से ऑप्शन दिया था, वही गलत था, यानी कि मतलब वही सही था, क्योंकि वो उससे एल्गी का सेल वॉल नहीं बना होता है। सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैग्नीज। यानी जो सही नहीं था वही, मतलब जो ऑप्शन इससे मिलके बने नहीं होता वही ऑप्शन सही था और आपको 4 नंबर मिल जाता है, ठीक है। और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैग्नीज से मिलके बना होता है और कुछ मिनरल से भी मिलके बना होता है। तीसरा पॉइंट, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्लांट का सेल वॉल मिलके बना होता है किससे? सेलुलोज से, ठीक है, हेमीसेलुलोज से, ठीक है, पैक्टिन से, है ना, एंड कुछ प्रोटीन से भी मिलके बना होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी नीट का क्वेश्चन है, ओके। चौथा पॉइंट, मिडिल लेमिला, ये भी नीट का है भाई, देख लो। लगातार 3 स्टेटमेंट्स इस छोटे से टॉपिक से, यानी कि सिर्फ इन 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स से ही आए हैं नीट में, ठीक है। रिसेंट ईयर्स की हैं, चेक कर लेना PYQ में, ओके। तो मिडिल लेमिला इज़ अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स नेबरिंग सेल्स टुगेदर। यानी कि एक मिडिल लेमिला होता है कुछ जो कि सेल्स के लिए ग्लू का काम करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ टुगेदर रखता है, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, चिपका के रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है मिडिल लेमिला की लेयर, और यही जाके सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है डिवीज़न के टाइम पे। आगे बताऊंगा जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे ना, सेल डिवीज़न, है ना, 11th क्लास का, ठीक है, तब बताऊंगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला मीट प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। यानी कि सेल वॉल और मिडिल लेमिला जो है ना, वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, उसका दूसरा सेल होता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना, नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है, तो उससे एक कनेक्शन बन जाता है सेल वॉल और मिडिल लेमिला की वजह से 2 सेल्स के बीच में, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें हैं, ये पाँच तो नहीं बोलूँगा, बट ये 3 स्टेटमेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मतलब याद होनी चाहिए। अब इसके बाद ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे ही एंड होगा क्योंकि हम ऑर्गेनेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट कोई नहीं यार, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा कि नीट में कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ लेते हैं हम चैप्टर को लेकिन पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये चीज़ मैं आपको इन नोट्स में बताने वाला हूँ, तो इसको ऐसे ही देखते रहो, ज़रूरतमंदों को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में, यानी कि एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे पर डिपेंड होकर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनेल या बहुत सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते हैं, है ना, उसी को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड है? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं या इसमें काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से नहीं करते? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिसोम्स, है ना, पैरोजाइसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट, सो दे आर नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना, नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो 3 ऑप्शंस यहाँ से आ गए थे, एक ऑप्शन यहाँ से उठ के आ गया था, पैरोजाइसोम को पटक के दे दिया था, तो आपको इसको टिक करना था, ये पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, आपको नंबर मिल जाता, ठीक है।
ये क्लियर है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही जानो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बता दूंगा ना क्वेश्चन कहाँ से आता है, पहले पढ़ तो लो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो इससे सबसे पहले डिस्कवरर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? कीथ पॉल्टर ने। किसने? कीथ पॉर्टर ने। हैरी पॉटर याद है? तो वैसे ही कीथ पॉर्टर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था कि इसका 2 टाइप होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला पॉइंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है कि इट बियर्स राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। मैंने बताया था कि राइबोसोम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये रफ टाइप का दिखेगा ना। स्मूथ में ऐसा है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो एकदम स्मूथ दिख रहा है ना भाई, चिकना दिख रहा है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार नीट में कि कौन सा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा? तो रफ दिया था, स्मूथ दिया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आर ई आर आपको टिक करना था, कंफ्यूज मत होना ना। आर ई आर बोल देगा तो आर ई आर का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, स्मूथ वाला लिपिड का सिंथेसिस करेगा। तीसरा पॉइंट, इट कंटिन्यूज विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यू होता है। इट सिंथेसाइज स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रफ का ये है कि ये न्यूक्लियस के साथ ना कंटिन्यू होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस है ना, और सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इसके साथ कंटिन्यू होगा, इसी के साथ ग्रो करेगा, ठीक है। और जो स्मूथ है उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। इट सिंथेसाइज स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। ये लिपिड का भी सिंथेसिस करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी सिक्रेशन या सिंथेसिस करता है। आपको इसका डायग्राम ना NCERT में दिख जाएगा, तो वहाँ से एक बार देख लो आप, ठीक है। कि यहाँ पे बनाना समझाना बहुत मुश्किल काम है यार, और इसका डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो लेबलिंग तो आप देख सकते हो NCERT में, ठीक है। उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो देख लेना एक बार। अब इसके आगे हम गोल्गी एपरेटस को देखते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी सी चीज़ें हैं, छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी 1898 में, यानी कि कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था 1898 में। सेकंड चीज़, इट प्रिंसिपली परफॉर्म्स द मेन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का है। तो कभी भी पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑर्गेनेल परफॉर्म पैकेजिंग फंक्शन, तो पैकेजिंग फंक्शन सिर्फ गोल्गी एपरेटस करता है, ठीक। तो पैकेजिंग मटेरियल्स को डिलीवर करने का काम भी यही करता है, पैकेज करता है ना, मटेरियल्स को, है ना, और डिलीवर करता है इंट्रा सेलुलर टारगेट्स तक और आउटसाइड द सेल, ठीक। सपोज करो एक डाकघर है, उसमें किसी चीज़ को पैक करके पार्सल करते हैं ना, तो वो काम गोल्गी एपरेटस करता है, यानी कि इसको आप पोस्ट ऑफिस मान सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स का पोस्ट ऑफिस कौन है? गोल्गी एपरेटस, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इनटू सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस। देखो गोल्गी एपरेटस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो सिस्टर्नी वगैरह ये सब होता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना, राइबोसोम्स का सिंथेसिस हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो गोल्गी का एपरेटस में आने के बाद यहाँ पे सिस्टर्नी में बदल जाते हैं। अब इसको इस टाइप से समझ सकते हो, आपको पैसे डिलीवर करने हैं 100 रुपये अपने भाई को, ठीक है। तो आप 101 रुपये लेके जाओगे, डाकघर में 1 रुपया दोगे, उसके बाद 100 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 रुपया क्या हुआ? इसका भत्ता हुआ, अपना कमाई हुआ। तो वही चीज़ गोल्गी एपरेटस का कमाई क्या है? प्रोटीन से है, ताकि वो किसी भी पैकेज मटेरियल को डिलीवर कर सके। किसी भी मटेरियल को पैकेज करके डिलीवर करने का चार्ज लेता है एज अ प्रोटीन के रूप में अपने आप को बनाने में, ठीक है, सिस्टर्नी को मॉडिफाई करने में, क्लियर है। चौथा पॉइंट जो कि नीट में आया है वो है इट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन या एक और फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये नीट का क्वेश्चन है, 2021 में भी आया है, आप देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एज इट इज़ आया है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स कौन करता है? तो गोल्गी एपरेटस करता है, ठीक है। अब लाइसोसोम को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि आगे हम बढ़ सकें वैक्यूल्स वगैरह में, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनेल है। मैं बता चुका हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा आता है और कौन कौन सा नहीं आता। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तो पहले इसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला पढ़ेंगे, यानी कि जो कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोजाइसोम, है ना, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, नीट में आया था। ठीक, आगे लाइसोसोम को जल्दी से खत्म करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस, यानी कि जो लाइसोसोम है वो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, वेजिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पैकेजिंग से बनते हैं गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, तो लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस बनाता है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दैट कैन एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक है, जो कि एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच में, हाइड्रोलिसिस, लाइपेसेस, ठीक है, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेस, ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट हो जाते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, किसी भी जो प्रोटीन्स वगैरह ना उसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज व्हेन बॉडी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी दिस बैग गेट बर्स्ट एंड रिलीज एनर्जी। इसके एंजाइम्स प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्लियर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट, इट्स एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। सिंपल भाषा में कहूँ तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्गी एपरेटस के द्वारा बनता है पैकेजिंग के थ्रू। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि एसिडिक पीएच पे एक्टिव हो जाते हैं, है ना, और प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उनसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो इसीलिए सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि जब हमें इसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये बर्स्ट होते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं एसिडिक पीएच में, और वो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, आपको पता चला? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वर्ड सुनते ही लाइसोसोम को टिक करना और आगे बढ़ना। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम आगे जो वैक्यूल्स है ना, अगला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ऑर्गेनेल है, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।